देखिए सबसे पहले कल बताए थे परचेज, पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक कहाँ दिया रहेगा, ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा, जिसको से हम क्वेश्चन बनाएंगे। अपने अपने बुक में ट्रायल बैलेंस रहता है, उसमें से क्वेश्चन, उसमें जो स्टॉक दिया रहेगा वो ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। क्या माना जाएगा, वो ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा। बैठ जाइए, जहाँ जगह मिलता है बैठ जाइए। दूसरा, उसके बाद क्या लिखना होता है, परचेज। तो परचेज में दो तरह की बात होती है, एक होता है परचेज, एक होता है परचेज रिटर्न। तो हमको लिखना होता है नेट परचेज। तो जो परचेज दिया है, जो क्रय दिया है, क्रय में से क्या करेंगे, वापसी को घटा देंगे, रिटर्न को घटा देंगे। कहाँ पर, बुक के अंदर ही। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। इसमें एक अमाउंट का खाना और दो अमाउंट का खाना, खाता ऐसे ही बनता है, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ हमने लिखा टू परचेज, लिखा ना, यहाँ लिखेंगे लेस अमाउंट, अंदर में लिखेंगे रिटर्न, ठीक है। और जब रिटर्न करके बाहर कर देंगे अमाउंट को। पहले क्या लिखेंगे, परचेज लिखे, परचेज में से क्या किया, रिटर्न को लेस किया और बाहर कर दिया, ये हो गया नेट परचेज। इसके बाद बोले हम कि कैरेज इनवार्ड दिया रहेगा या कैरेज आउट वार्ड दिया रहेगा। तो कैरेज इनवार्ड जो है वो आंतरिक किराया है। कौन सा किराया है, आंतरिक। और कैरेज आउटवार्ड है वो कौन सा किराया होगा, कैरेज अगर आउटवार्ड है तो उसका मतलब हो गया कि वो बाहरी किराया है। तो हमें जो लेना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में मेनली, वो लेना होता है फैक्ट्री के अंदर की खर्चे। फैक्ट्री से बाहर की खर्चे से हमें कोई मतलब नहीं है। जो फैक्ट्री के अंदर की खर्च है उससे हमको मतलब है। तो फैक्ट्री के अंदर में खर्च क्या होगा, कैरेज इनवार्ड, और कैरेज आउटवार्ड कहाँ हो गया, फैक्ट्री से बाहर। तो सर क्यों लगता है आउटवार्ड, क्यों लगता है इनवार्ड, जब कच्चा माल आएगा मेरे यहाँ तो लेकर आएगा भीतर के तरफ, तो इनवार्ड। और जब माल बनकर तैयार हो गया तो फिर ठेला कहाँ लेके जाएगा, बाहर, तो आउटवार्ड। कंसेप्ट क्लियर। माल बनने के बाद की जो खर्चे हो कहाँ आता है, पीएल में। माल बनने से पहले के जो खर्चे हो कहाँ आता है, ट्रेडिंग में। तो कंसेप्ट क्लियर। पहला क्या बोले, ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न, उसके बाद कैरेज इनवार्ड और कैरेज, या तो कैरेज दिया रहेगा या कैरेज इनवार्ड दिया रहेगा। उसके बाद आगे चलिए, वेजेज दिया रहता है। तो वेजेज के और भी नाम हो सकते हैं, प्रोडक्टिव वेजेज दिया रहेगा, प्रोडक्शन वेजेज दिया रहेगा, या वेजेज दिया रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मजदूर जो काम करता है वो फैक्ट्री के प्लेटफॉर्म में ही काम करता है, और फैक्ट्री के अगर प्लेटफॉर्म में काम कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। अगला, अगर अनप्रोडक्टिव वेजेज है तो, प्रोडक्टिव वेजेज है तो आगे किस में, ट्रेडिंग में। और अनप्रोडक्टिव वेजेज है तो पीएल में जाएगा, क्योंकि अनप्रोडक्टिव वेजेज हमारे ट्रेडिंग से रिलेशन नहीं रखते हैं। उसके बाद कौन आता है, तो अगर हमें माल बनाना है तो या तो पावर चाहिए, या फ्यूल चाहिए, या गैस चाहिए, या वाटर चाहिए, या कोल चाहिए। अगर ये सब दिया है तो सबको लिख देंगे ट्रेडिंग के डेबिट में, अगर एक ही दिया है तो एक ही को लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद रहेगा आपका कस्टम ड्यूटी। क्या रहेगा, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी होता क्या है, कल क्या बताए थे कस्टम ड्यूटी के कंसेप्ट के बारे में। अगर मेरा बिहार में माल बनता है और हम कच्चा माल यूपी से मंगाते हैं, तो बिहार और यूपी के बॉर्डर पे जो टैक्स लगेगा वो कहलाएगा कस्टम ड्यूटी। क्लियर, वो भी हो गया ट्रेडिंग के डेबिट साइड का आइटम। उसके बाद बताए थे ऑक्ट्री ड्यूटी। ऑक्ट्री ड्यूटी का मतलब क्या, अगर मेरा माल शिप से आता है तो शिप के किराया को कहते हैं ऑक्ट्री ड्यूटी। अगर मेरा माल शिप से आएगा तो शिप के स्टैंड पे लगेगा, और शिप के स्टैंड को कहा जाता है बंदरगाह। शिप के स्टैंड को क्या कहा जाता है, बंदरगाह कहा जाता है। शिप के स्टैंड को क्या कहा जाता है, बंदरगाह कहा जाता है। और बंदरगाह के चार्ज को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डक चार्जेस। क्या कहते हैं, और डक चार्जेस क्या है, खर्चा है। ये भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर। डक चार्जेस के बाद बताए थे हम रेलवे फ्राइट। अगर मेरा माल रेलवे से आता है तो रेलवे का किराया लगेगा, तो रेलवे फ्राइट हो जाएगा। अगर फ्राइट है तो यानी कि प्लेन से आया है तो प्लेन का खर्चा जो किराया लगा होगा फ्राइट। उसके बाद एनीथिंग अबाउट प्रोडक्शन और
फैक्ट्री इन आइटम्स इट्स पुट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। कुछ भी किसके रिलेटेड, प्रोडक्शन के रिलेटेड अगर दिया हुआ है या आइटम के मुंह पे लिखा है प्रोडक्शन एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री एक्सपेंस, या तो सामने फैक्ट्री लिखा है या सामने प्रोडक्शन लिखा हुआ है, तो ये भी कहाँ आएगा, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ये भी क्लियर हो गया। और क्या लग सकता है इसमें, और क्या लग सकता है, कोई और खर्चा, और कोई खर्च आता है क्या, आता है ना, क्या बोलो, गाड़ी जैसे माल गाड़ी से ट्रांसपोर्टेशन नहीं, और बोलो और कुछ, रेंट अगर फैक्ट्री का है तो लेंगे और फैक्ट्री का नहीं है तो नहीं लेगा। डायरेक्ट रेंट लिखा है तो नहीं लिया जाएगा, फैक्ट्री रेंट लिखा है तो लिया जाएगा। एक दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज अमाउंट नेचर्ड आइटम। बिजली जो है ये अमाउंट नेचर्ड होता है। अगर इसका अमाउंट आपको लगता है कि कॉस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब ट्रेडिंग से रिलेट करेगा, और अगर कॉस्ट लगता है कम है तो ये पीएल से रिलेट करेगा। क्यों, ऑफिस में जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी तो उसकी बिल उसी के हिसाब से आएगी, लेकिन जब फैक्ट्री में लगेगा तो उसकी बिल मैक्सिमम आएगी, क्योंकि फैक्ट्री में तो मैक्सिमम काम इलेक्ट्रिक पे होगा। तो इलेक्ट्रिक में मैक्सिमम टाइम, इलेक्ट्रिक के फैक्ट्री में मैक्सिमम टाइम इलेक्ट्रिक के जगह पर पावर यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक के बदले में पावर, ताप, क्योंकि इलेक्ट्रिक में तो चाहिए पावर, ताप चाहिए, इसीलिए फैक्ट्री को पावर से इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक के बदले। क्लियर। एक आता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इंपोर्ट कहाँ लिखोगे, एक्सपोर्ट कहाँ लिखोगे। एक्सपोर्ट मतलब क्या, भेजा, इंपोर्ट मतलब आया, इंपोर्ट मतलब आयात, एक्सपोर्ट मतलब नहीं आया। इंपोर्ट जो रहेगा तो ट्रेडिंग के डेबिट, और एक्सपोर्ट रहेगा तो ट्रेडिंग के क्रेडिट। इतने सारे आइटम्स आ जाएंगे कहाँ पर, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड में क्या आएंगे, क्रेडिट साइड में हमारे अकाउंट्स में तीन चीज का जिक्र होता है। एक होता है सेल्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पर आता है कि क्या सर सेल्स का नाम सेल्स ही होगा या और भी कुछ दिया रहेगा, तो दिया रहेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या दिया रहेगा, सेल्स के जगह पर। और सेल्स रिटर्न को क्या सिर्फ सेल्स रिटर्न ही जानेंगे, नहीं, सेल्स रिटर्न के बदले कभी कभी रिटर्न आउटवार्ड का चर्चा होगा। किसका चर्चा होगा, रिटर्न आउटवार्ड का चर्चा होगा। और परचेज रिटर्न के बदले रिटर्न इनवार्ड का चर्चा होगा। किसका चर्चा होगा, रिटर्न इन वार्ड का चर्चा होगा। तो समझ जाना है कि अगर परचेज रिटर्न नहीं दिया है, रिटर्न इन वार्ड दिया है, तो इट्स अ परचेज रिटर्न। क्या सेल्स का क्या था सर? ध्यान दो, अगर परचेज रिटर्न है तो रिटर्न इन वार्ड कहलाएगा, रिटर्न आउटवार्ड कहलाएगा। वेरी गुड, मतलब पढ़ा रहे हैं, ध्यान कहीं और भटक रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर परचेज रिटर्न के बदले रिटर्न आउट होगा और सेल्स रिटर्न के बदले रिटर्न इनवार्ड रहेगा, फिर हम बीच में त्रुटि करेंगे। और अगर इस बार नहीं कोई पकड़ा तो पीटे भी जाओगे। कल ध्यान से पढ़ाए थे, रिटर्न इनवार्ड मीन्स सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवार्ड मीन्स सेल्स रिटर्न, और परचेज रिटर्न मीन्स रिटर्न आउटवार्ड। कैसे, मेरे दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है सर, कैसे क्लियर करेंगे। आउटवार्ड मतलब क्या, जो बाहर से आया है, हमने बेचा, हमने बेचा तो बाहर करेंगे। अगर मैंने बेचा तो मेरे पास आएगा या जाएगा, हमने अगर माल बेचा और वापसी कर रहा है कोई, तो आएगा या जाएगा, आएगा तो इनवार्ड। और हमने माल खरीदा, हमने माल खरीदा तो रिटर्न करेंगे तो आएगा या जाएगा, आउटवार्ड। रिटर्न इन, रिटर्न परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवार्ड, और सेल्स रिटर्न मतलब सेल्स इनवार्ड, परचेज रिटर्न इनवार्ड। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है कि कभी कभी क्या होता है कि ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया रहेगा, परचेज नहीं दिया रहेगा, सिर्फ दिया रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक, और क्लोजिंग स्टॉक। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और क्लोजिंग स्टॉक है तो हम क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और क्लोजिंग स्टॉक है, तो या तो आप एक काम कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को ना तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखिए,
और ना ही डेबिट में लिखिए, सीधे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख दीजिए। पॉइंट नंबर 1, नहीं सर हम दोनों लिखेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग के डेबिट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ के दिखाएंगे। क्या करेंगे? ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एड क्लोजिंग स्टॉक, दोनों को जोड़कर बाहर कर दिए। लिखे ना, टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एड क्लोजिंग स्टॉक का दोनों को जोड़कर बाहर कर देंगे। ये हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक जैसे लिखते थे पहले वैसे ही लिखेंगे। नहीं अगर लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ दो, सिर्फ बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्लियर? चलो आगे आते हैं कि कभी कभी परचेज ओपनिंग स्टॉक के बदले रॉ मटेरियल दिया रहता है, कच्चा माल की कहानी दिया रहता है। तो क्या करेंगे? तो उसके लिए पहले आपको निकालना पड़ता है क्या? मटेरियल कंज्यूम्ड। कैसे निकालेंगे? तो आपको थ्योरी वाले नोट्स में मिला होगा, नहीं तो ले लीजिएगा। उसमें लिखा होगा कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके लिए क्या करेंगे? पिछले साल का कुछ कच्चा माल बचा है तो उसे क्या कहेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। उसमें ऐड क्या करेंगे? अगर इस साल खरीदा तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। उसके खरीदने या लाने में कुछ और खर्चा हो रहा है तो ऐड एक्सपेंस ऑन रॉ मटेरियल्स। 3 चीज ऐड हो गया। पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तीसरा एक्सपेंस ऑफ रॉ मटेरियल। और लेस कर दीजिए क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लेस करके जब बाहर करेंगे तो क्या निकल जाएगा? मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या निकल जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ट्रेडिंग के डेबिट में डायरेक्ट पुट कर दीजिए। ठीक है? उसके बाद जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाइए। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का कंसेप्ट है। एनीथिंग रिलेटेड ऑफ प्रोडक्शन इट्स अ आइटम ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। कुछ भी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। प्रोडक्शन मतलब गुड्स से रिलेशन, जिसका डायरेक्ट प्रोडक्शन से प्रोडक्ट से रिलेटेड रिलेशन है डायरेक्ट, तो वो आएगा। इसीलिए कहा गया है कि डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी है वो ट्रेडिंग में आएगा और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो जाएगा पीएल में। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है कि जो डायरेक्ट रूप से प्रोडक्ट में इन्वॉल्व है। जैसे हम अगर माना कि कुरकुरे बनाने का काम करते हैं तो कुरकुरे में क्या आता है? मैदा लगेगा, प्लास्टिक लगेगा। प्लास्टिक भी लगता है जलाओगे तो आता है प्लास्टिक, है ना? तो मान के चलो प्लास्टिक भी लगता है, स्पाइसी कुछ मसाला लगता है ना? वो भी डाल दो। और क्या लगेगा? उसको बनाने के लिए पावर चाहिए, हीटिंग तो चाहिए उसको, है ना? ये सारा उसमें लग रहा है तो क्या हो गया? डायरेक्ट। ये सारा क्या हो गया? डायरेक्ट। लेकिन उस पर जो थैली ऊपर से पैकिंग होता है वो उसमें नहीं लगता है, वो फेंक दिया जाता है, वो इनडायरेक्ट है। ठीक है? उसमें गैस जो भरा जाता है वो डायरेक्ट है, लेकिन वो थैली इनडायरेक्ट है। उसमें जो ताप लग रहा है वो डायरेक्ट है, लेकिन जिसके कारण ताप लग रहा है, कोई मशीन लगा है, उस पर जो खर्चा हो रहा है वो इनडायरेक्ट है। अगर उसमें फ्यूल, गैस, वाटर लग रहा है तो वो डायरेक्ट है, लेकिन वह मशीन पर डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट है। दैट मीन्स एनीथिंग डायरेक्ट इन्वॉल्वेशन इन प्रोडक्ट इट्स अ डायरेक्ट। कुछ भी अगर डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है प्रोडक्शन, प्रोडक्ट के अंदर, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। क्या क्या आएगा? एग्जाम्पल फिर से सुन लीजिए। परचेज, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, वेजेज, प्रोडक्टिव एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस, कस्टम एंड ड्यूटी, डक चार्जेज, ऑक्ट्री ड्यूटी, फ्राइट, रेलवे फ्राइट, है ना? उसके बाद एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सारा आइटम्स ट्रेडिंग का है। टोटल का टोटल आइटम, वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, है ना? फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री हीटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग, पावर, गैस, फ्यूल, वाटर, कोल, ये सब कहाँ आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। ट्रेडिंग समझ गए या अभी भी कुछ है? अब ये अगर बन गया आपको तो डेबिट में क्या लिखते गए? एक्सपेंस। क्रेडिट में क्या लिखे? बचे हुए माल और सेल्स। अब दोनों साइड को जोड़ लीजिए। अगर ये टोटल बड़ा है और ये टोटल छोटा है, ये कौन सा साइड है बाबू रे? क्रेडिट। ये कौन सा साइड है? डेबिट। अगर क्रेडिट डेबिट पे ओवर हो गया, क्रेडिट डेबिट से बड़ा है, तो हो गया प्रॉफिट। क्या हो जाएगा? कौन सा प्रॉफिट होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बनेगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट
ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करना है? पीएल अकाउंट में करना है। अगर डेबिट ही ओवर हो गया क्रेडिट पे, अगर यही पक्ष बड़ा हो गया इस पर, तो हो जाएगा बाय ग्रॉस लॉस। कोस्ट में लिखेंगे ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, ट्रांसफर। ट्रेडिंग अकाउंट का कंसेप्ट क्लियर है। अब आते हैं बुक के हिसाब से या नोट्स के हिसाब से। क्या कहता है नोट्स, देख लीजिए। नोट्स तो कुछ कहेगा, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना, कुछ तो नोट्स कहेंगे। वैसे कल तो सारा कुछ बताए थे, लेकिन कुछ बच्चे नहीं आए थे, इसलिए दोबारा बताना पड़ रहा है हमको, नहीं तो दोबारा नहीं बताते, है ना। देखिए कहता है आइटम टू बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट एज मेंशन एबव, अ ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर टू नो ग्रॉस प्रॉफिट। प्रत्येक ईयर ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट को जानने के लिए बनाया जाता है। ठीक, हेयर द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर मैच विद द नेट सेल्स। दिस इज डन बाय फॉर्मली प्रिपेयरिंग एन अकाउंट कॉल्ड ट्रेडिंग अकाउंट। All item to be written on its debit side and on credit side are being discussed in detail below। हम जो भी आइटम्स डेबिट और क्रेडिट में लिखेंगे उसके बारे में देखते हैं क्या दिया है। ओपनिंग स्टॉक के बारे में लिखा है दिस आइटम इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट ईयर एंड इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर ऑल along with other Essence, the opening stock may include the following 3 types of stock। कहता है कि ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले क्या है? लास्ट ईयर का स्टॉक बचा हुआ है। अगर मेरा ईयर चल रहा है कौन सा? 20 लास्ट हो रहा है, आने वाला कौन सा है? 21। तो अगर मेरा कैलेंडर ईयर के हिसाब से फाइनेंशियल ट्रीटमेंट होता है बिजनेस में, किसके हिसाब से? कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर कब स्टार्ट होता है, कब लास्ट होता है? 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को लास्ट होता है। तो 31 दिसंबर 2020 को जो मेरा स्टॉक बच जाएगा वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। और 1 जनवरी को यही स्टॉक क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। इसमें 3 तरह के स्टॉक जुड़े रहते हैं। पहला स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मेरा कुछ माल अर्ध निर्मित रह जाता है, हाफ बना हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। मतलब क्या हुआ कि 31 दिसंबर को कुछ लेदर के शूज का डिजाइन बन चुका था, उस पर डाइंग का काम नहीं हुआ, तो उस पर पॉलिश का काम नहीं हुआ था, ये वर्क इन प्रोग्रेस का माल बचा हुआ है। ठीक। दूसरा स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का। मेरे यहाँ जो लेदर का कारोबार चलता है तो कुछ लेदर जो है मेरे पास ऐसे ही बचे हुए हैं, ना तो उसका डाइंग हुआ है, ना ड्राइंग हुआ है, ना पॉलिश हुआ है, वैसे का वैसा जो आया वैसे फ्रीजिंग करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक हो गया। और थर्ड लास्ट क्या? फिनिश गुड्स का स्टॉक बचा है। मतलब मेरे पास जो माल बन गया है, मेरे पास जो शूज कवर में पैक है, वो जो बचा हुआ हो गया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो 3 तरह का ओपनिंग स्टॉक में आए। कौन कौन आए? पहला ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, दूसरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तीसरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कोई दिक्कत इसमें? चल अगले कहानी पे आते हैं। उसके बाद आता है परचेज और परचेज रिटर्न।
Goods purchased to sell are termed as purchase, and the goods returned to supplier due to and reason are termed as purchase return. Purchase account always had a debit balance and appear on the debit side of the trial balance. Return appear on the credit side of the trial balance. Return are show as a deduction out of purchase. On the debit side of trading account in this way, only net purchase figure appears on the debit side as indicated below. अगर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ना हमेशा होता है कि परचेज डेबिट साइड ही रहता है. किसके डेबिट साइड में? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में. लेकिन ट्रायल बैलेंस को हम लोग स्टेटमेंट मानते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? लेफ्ट साइड और राइट साइड. तो हमारा लेफ्ट साइड क्या होता है? डेबिट होता है, और राइट साइड क्या होता है? क्रेडिट होता है. हमारा लेफ्ट हैंड क्या है? डेबिट, और राइट हैंड क्या है? क्रेडिट. तो लेफ्ट साइड में हमेशा परचेज आपको रखा रहेगा. लेकिन परचेज रिटर्न कहाँ रखा रहता है? परचेज रिटर्न रखा रहता है राइट साइड में, यानी कि क्रेडिट साइड में. परचेज रिटर्न कहाँ रहेगा? क्रेडिट साइड में. तो बोलेंगे कि सर परचेज रिटर्न की जरूरत क्या होती है, क्यों परचेज रिटर्न होता है? तो उसके बहुत सारे रीजन है. हमने जिस हिसाब से ऑर्डर दिया तो उस हिसाब से माल वापस नहीं है, माल नहीं दिया. हमने दिया था मैदा का ऑर्डर कि हमको 50 बैग आप मैदा भेज दीजिए. बाय मिस्टेक बिजनेसमैन ने आटा भेज दिया 1 बैग, तो मेरा तो 49 बैग ही मैदा आया, और हमको 1 बैग और क्या चाहिए? मैदा चाहिए. क्या आटा चाहिए? मैदा चाहिए. तो हम आटा क्या करेंगे? वापस कर देंगे. एक दूसरा हो सकता है एक्सपायरी आ जाए तो हम वापस करेंगे. इसके बहुत सारे रीजंस हैं. अकॉर्डिंग टू ऑर्डर वापस कर देंगे, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नहीं है तो, या फिर स्पॉइल्ड है, या फिर बर्बाद है, कहीं कुछ कमी है, उसको हम वापस कर देते हैं. डायरेक्ट एक्सपेंस, दीज आर द एक्सपेंस विच आर डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल विच परचेज इज एक्सपेंस इनकर्ड ऑन bringing the goods to go down and all manufacturing expense in case of manufacturing business. अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के कारण वेट लगा होगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के कारण अगर किसी भी तरह की खर्चाएं देनी होती है, किसी भी तरह की खर्चा देनी पड़ रही है, तो यह ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेशन में आएगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है. जैसे वेजेज, द वेजेज पेड टू वर्कर्स. वेजेज किसको मिलेगा? वर्कर्स को मिलेगा. वर्कर्स कहाँ काम कर रहे होंगे? फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे. इफ द वेजेज पेड टू वर्कर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द trading account. However, if any wages are paid for fixing or installing any fixed assets, then these wages are added to the cost of the assets. Also, if there is a compound item like wages and salaries, this will be written in trading account as it is assumed that the wages are the major part of these items. कहते हैं कि अगर wages के साथ साथ सैलरी दिया है, पेयर्स है, तो भी ये कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग में. मतलब वेजेज एंड सैलरी कहाँ आएगा? ट्रेडिंग में आएगा. अगर सैलरी एंड वेजेज है तो ट्रेडिंग में नहीं है. वेजेज एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग में आएगा, लेकिन सैलरी एंड वेजेज है तो ट्रेडिंग में नहीं आएगा. दूसरी बात कि अगर हमने मशीनरी परचेज कर रखा है, क्या परचेज कर रखा है? मशीनरी परचेज कर रखा है, और मशीनरी पर हमको मजदूरी देना पड़ रहा है. किस पर देना पड़ रहा है? मशीनरी पर. ट्रेडिंग का आइटम नहीं है, तो क्या करेंगे? इसको जितने का मशीनरी खरीदा, फॉर एग्जाम्पल हमने 5 लाख का मशीनरी खरीदा, उस पर 10,000 वेजेज देना पड़ा, तो उस मशीनरी की रेट बढ़ जाएगी. जैसे डेप्रिसिएशन में बनाए थे, प्राइस ऑफ एसेट्स प्लस एक्सपेंस ऑन एसेट्स इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एसेट्स. तो निकल जाएगा एसेट्स का कॉस्ट, लेकिन हमको तो बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट. कॉस्ट ऑफ एसेट्स से हमको कोई मतलब नहीं है. क्यों नहीं मतलब है? तो ये क्या कहता है? ये सिर्फ किसको लेता है? गुड्स रिलेशन को लेता है, एसेट्स रिलेशन को नहीं लेता है. फिक्स एसेट्स के रिलेटेड नहीं चाहिए, इसको स्टॉक से रिलेटेड चाहिए, गुड्स से रिलेटेड चाहिए. चलिए, कैरेज इनवार्ड के बारे में बता दिए थे, अब फ्राइट इनवार्ड के बारे में कंसेप्ट क्लियर था. इसके बाद आगे आएंगे तो पावर एंड फ्यूल के बारे में बता दिए थे, फैक्ट्री लाइटिंग बता दिए थे, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स बता दिए थे, ऑक्ट्री ड्यूटी बता दिए थे. कहता है ऑक्ट्री ड्यूटी क्या? इट इज पेड टू द म्युनिसिपल अथॉरिटीज व्हेन द गुड्स इंटर द सिटी. इट इज आल्सो डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. ऑक्ट्री ड्यूटी का एक और है, चुंगी कर एक और होता है. और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा आप जो गुड्स इंटर्ड के म्युनिसिपल उसके क्षेत्र में, तो उसका अगर टैक्स लेता है तो भी ऑक्ट्री ड्यूटी कहलाता है. ठीक है. अगला क्या है? एक्साइज ड्यूटी. इट इज पेड टू गवर्नमेंट ऑन द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज देयरफॉर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. ये भी गवर्नमेंट क्या करता है? गुड्स पे लगाता है, ये भी डेबिट में आएगा. रॉयल्टीज,
In case of mining or extraction industries, the amount of royalties paid is debited to trading account. अगर आप लीज पे रखकर माइनिंग का काम कर, जैसे कोयले का खान लिया लीज पर और उसमें माइनिंग पे आप कॉस्ट दें, तो वो भी क्या है, खर्चा, वो भी डेबिट साइड में आएगा. उसके बाद पैकेजिंग एक्सपेंस, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस एज सच डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. द कॉस्ट ऑफ पुटिंग ऑल द मैच स्टिक्स is a this match box is a package expense. This is a because the match sticks are not individually sold. अगर पैकेजिंग एक्सपेंस दिया तो ये भी कहाँ आएगा, ये भी कहाँ आएगा, ट्रेडिंग के डेबिट में. लेकिन हम इससे पहले बोले थे कि अगर पैकेजिंग एक्सपेंस इंडिविजुअली करके दे दिया, तो पैकिंग पे इतना खर्चा हुआ, तो पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लेबलिंग ये सब फिर चला जाएगा कहाँ पे, पीएल में. ठीक है. चलो, सेल्स रिटर्न के बारे में बता दिए थे, क्लोजिंग स्टॉक बता दिए थे. चलो, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लिखेंगे, परचेज, उसमें से लेस क्या करेंगे, परचेज रिटर्न, घटा के बाहर कर दिए, उसके बाद लिखेंगे वेजेस, उसके बाद लिखेंगे टू कैरेज इनवार्ड, टू पावर फ्यूल एंड गैसेज एंड वाटर, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, टू फैक्ट्री लाइटिंग, टू फैक्ट्री हीटिंग, टू फैक्ट्री लाइट, टू फैक्ट्री रेंट, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस. और बाय में क्या लिखेंगे, बाय सेल्स या सेल्स रिटर्न, बाय क्लोजिंग स्टॉक, उसमें क्लोजिंग स्टॉक. ठीक. टू डक एंड क्लियरिंग, ये सारे लिखे, टू एक्सपेंस, टू इंपोर्ट एंड कस्टम ड्यूटी, टू रॉयल्टीज, टू पैकेजिंग एक्सपेंस, ये सारा पीएल के ट्रेडिंग के डेबिट में लिख देंगे. और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक, दोनों तरफ जोड़ लेंगे. जो अंतर आएगा, क्रेडिट बढ़ा है तो ग्रॉस प्रॉफिट, डेबिट बढ़ा है तो. अब बताइए, अगर ट्रेडिंग के कंसेप्ट में कुछ और कंफ्यूजन है तो बताया जाए, अगर नहीं है तो जय श्री राम. बताइए, कोई प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देन प्लीज कंफर्म मी. कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, नहीं पूछना है, चलिए, थैंक यू. तब